चलिए भाई, ठीक हो आप लोग? कैसे हो? आ जाइए जल्दी से क्लास में। ठीक है, क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है भैया, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए। हाँ जी, लक्ष्मण जी, टीकाराम जी, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है भैया। ऑडियो वीडियो भी क्लियर है। चलो भाई, सब क्लियर है तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन। और एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो भैया हमने जो है आप लोगों को बताएं, हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा दिया। हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ दिया। हाँ, 7:30 का बोला था। ये बोलो कि सर सही सलामत हॉस्पिटल से आ गए। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर पहला पढ़ाया था और चैप्टर आप लोग को दूसरा भी पढ़ाया था। ठीक है, हिस्ट्री हमने पहला और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था, क्या नाम था? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला चैप्टर हिस्ट्री का था यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा था भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों चैप्टर हम आपको हिस्ट्री से कवर कंप्लीट करवा दिए हैं। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, और यूरोप में। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमने बहुत ही बढ़िया आप तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। सो अब जो है हमारा यह है जो, हाँ, अब हमारी तबीयत ठीक है और हम वापस आ गए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और कल से अपनी एप्लीकेशन पर क्लास जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाले जितने भी बच्चे हैं वेट कर रहे थे कि भैया सर हमारी एप्लीकेशन पर क्लासेस लगाइए, तो वो शेड्यूल भी हमने फिक्स कर दिया है। एप्लीकेशन पर भी आपकी क्लासें जो हैं लगेंगी। ठीक है, तो अब हमारा जो, अब हम आ गए हैं लोकतांत्रिक राजनीति, जो हमारा पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, ये पार्ट है। ठीक है, कौन सा विज्ञान? सामाजिक विज्ञान का ये पार्ट है, कक्षा 10वीं का। ठीक है, यूपी एमपी दोनों बोर्ड वाले बच्चे इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह अध्याय जो है सामाजिक विज्ञान का जो है लोकतांत्रिक राजनीति का ये चैप्टर फर्स्ट है। लोकतांत्रिक, कौन सी तांत्रिक? लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय कौन सा है? अध्याय भैया ये फर्स्ट है। कौन सा अध्याय है? फर्स्ट अध्याय है, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है भैया इसका? सत्ता की साझेदारी इसका नाम है। सत्ता मतलब क्या? तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर सत्ता मतलब क्या? सत्ता मतलब शासन। ठीक है, शासन, प्रशासन, सरकार। सत्ता मतलब क्या? सरकार। ऐप पर भी पढ़ाएंगे, कल से बता दिया है ना, कल से पढ़ाएंगे। ठीक है, शासन। ठीक है, शासन की साझेदारी। साझेदारी मतलब बंटवारा। साझेदारी मतलब बंटवारा। ठीक है, आप लोगों ने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा साझेदारी। साझेदारी मतलब हिस्सेदारी। ठीक है, तो इन दो वर्ड को बहुत अच्छे से आपको समझना है। इन दो वर्डों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं? एक वर्ड है सत्ता, दूसरा साझेदारी। तो सत्ता मतलब हमने समझ लिया शासन, प्रशासन, सरकार। ठीक है, जो हमारे लिए जो चुनकर जाते हैं और जो शासन करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उन लोगों की बात की जा रही है। और साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, बंटवारा। ठीक है, पार्टनरशिप या बंटवारा। तो इतना आयु क्लियर हो गया होगा? जल्दी से बता दो, इतना क्लियर हो गया?
ठीक है, चलो लाइट चली गई है। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी क्या है? तो देखो, जब किसी शासन व्यवस्था में, ठीक है, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, हर मतलब सभी, हर मतलब प्रत्येक, सभी, प्रत्येक सामाजिक समूह, ठीक है, और समुदाय की भागीदारी, और समुदाय की भागीदारी जो है सरकार में होती है, ठीक है। जब किसी शासन व्यवस्था में, जैसे भारत की शासन व्यवस्था है, तो यह कैसी है? साझेदारी वाली व्यवस्था है। तो इसमें हर सामाजिक समूह, मतलब चाहे वो जातिगत समूह हो, चाहे धार्मिक वाला समूह हो, कोई भी समूह हो, हर समूह की जो है सत्ता में क्या रहेगी? साझेदारी रहेगी, पार्टनरशिप रहेगी, ठीक है। तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आई होप आप लोगों को सत्ता की साझेदारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए सत्ता की साझेदारी समझ में आ गई होगी। फिर से देखते हैं, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, उसकी साझेदारी रहेगी, ठीक है। तो ये सत्ता की साझेदारी कहलाती है। लोकतंत्र, लोकतंत्र जो हमारे भारत के शासन में चलता है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? सत्ता की साझेदारी, ठीक है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। क्या होता है भैया? किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो लोकतंत्र वाली है, तो प्रत्येक नागरिक का उसमें बराबर का हिस्सा होएगा, नागरिक का हिस्सा होएगा। यह हिस्से की भागीदारी द्वारा ही संभव हो पाता है। यह कैसे संभव हो पाता है? कि भैया आज जो है हमारे पास भी शासन व्यवस्था करने के लिए है, हम भी उसमें कुछ कदम उठा सकते हैं। तो ये चीजें कब पॉसिबल हो पाती हैं? जब सत्ता की साझेदारी पॉसिबल हो। कब पॉसिबल हो पाती है? जब सत्ता की साझेदारी पॉसिबल हो। समझे कि नहीं समझे बात? इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, इस प्रकार की मतलब किस प्रकार की? सत्ता की साझेदारी वाली शासन व्यवस्था में, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए, ठीक है। किनको? नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। अब हम बात करें बेल्जियम के समाज की, ठीक है। तो यहां पे एक यूरोपीय देश है, ठीक है, बेल्जियम। यूरोप महाद्वीप में ये देश पाया जाता है, होता है। तो बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट, ठीक है। तो ये पहले हमने क्या समझा? पहले देखो, पहले हमने समझा सत्ता की साझेदारी। अब यहां पे एक टॉपिक दिया है बेल्जियम के समाज में, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट, ठीक है। तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम क्या है? एक यूरोप का छोटा सा देश है, यूरोप की एक कंट्री है, कंट्री ऑफ यूरोप, ठीक है। तो बेल्जियम कंट्री है एक यूरोप की, और यह जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, ठीक है। जिसकी आबादी कितनी है? हरियाणा से भी आधी। परंतु इसके समाज की बड़ी बनावट जो है बड़ी जटिल है, ठीक है। बेल्जियम एक यूरोप कंट्री का छोटा सा देश है, और इसकी जनसंख्या जो है हरियाणा से भी आधी है, ठीक है। परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। जटिल का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जटिल का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ठीक है। तो इसकी बनावट कैसी है? बहुत ही ज्यादा कठिन सी है, ठीक है। तो इसमें रहने वाले लोगों की अगर बात की जाए, इसमें रहने वाले 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। डच भाषा, कौन सी भाषा बोलेंगे? डच भाषा। और 40% लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? फ्रेंच, ठीक है। 40% लोग फ्रेंच बोलेंगे और 59% लोग क्या बोलेंगे? डच बोलेंगे। और बाकी भाषा है जो बाकी 1% है, 1% लोग क्या बोलेंगे? 1% लोग जर्मन भाषा बोलेंगे। 1% लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? जर्मन भाषा बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई यहां की भाषाई विविधता, ठीक है। भाषाई विविधता हो गई जनसंख्या की, कि भैया 59% जो हैं, 59% लोग डच हैं, ठीक है।
जो डच भाषा बोलेंगे, और उसके बाद में 40% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो बेल्जियम की समझदारी, मतलब बेल्जियम की शासन जो है, बेल्जियम देश की जो शासक है उनकी समझदारी क्या है, अब ये पार्ट आता है। ठीक है, ये तो हो गया जातीय विभाजन, जातीय बनावट हो गई इनकी। अब इनकी समझदारी, बेल्जियम की समझदारी की बात करें तो ऐसे भाषाई विविधताओं में कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। तो अब मान के चलो 59% लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? डच भाषा। ठीक है, तो अगर सरकार का स्वामित्व इनके पास चला जाए, ठीक है, सरकार का स्वामित्व, सरकार का शासन सत्ता पूरी डच लोगों के पास चली जाए, तो ये लोग भैया क्या करेंगे कि भैया हमारा तो अस्तित्व खत्म होने में। हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने आप को अपने आप की रक्षा करने के लिए हमेशा काम करती है। ठीक है, तो ये लोग क्या कहेंगे भैया हमारा क्या होगा फिर? बात समझे कि नहीं समझे? अगर बेल्जियम देश में शासन 59, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है, ठीक है, इनकी आबादी कैसी है? ज्यादा है। हाँ ठीक है ज्योति, थैंक यू। ठीक है, तो अगर क्या करें, इनके पास दे दें, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भैया ये करेंगे कि 40% लोग कहेंगे भैया या तो हमें अलग कर दो, अलग देश बना दो हमारा, है ना, तो देश का बंटवारे की नौबत आ जाएगी। ठीक है, और या फिर ये लड़ने लगेंगे, उत्पात मचाने लगेंगे। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, इनको सबके लिए सत्ता की साझेदारी रहेगी। जो इस समुदाय के नेता हैं वो भी सत्ता में आएंगे और इस समुदाय के नेता हैं वो भी सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर नहीं है, हो ही नहीं सकता बेटा। लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति में देखो है बेटा, राजनीति विज्ञान में देखो बेटा, लक्ष्मण देख लो, राजनीति विज्ञान में है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो अब जो है, और 1% ये लोग हैं, इनको ऐसा नहीं कहेगा कि इनके जो सत्ता है इनके पास भी नहीं रहेगी। तो अब इसीलिए क्या किया, अब इसीलिए सत्ता का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया भैया? बंटवारा कर दिया। ठीक है, अगर सत्ता का बंटवारा ना हो तो श्रीलंका जैसी स्थिति बनती है। ठीक है, कैसी स्थिति बनती है? सॉरी बेटा, पेज नंबर हमें नहीं पता है। ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, मेन फैक्ट जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर ढूंढते रहना आराम से सत्ता की साझेदारी। पहला ही टॉपिक है राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति बुक का है। ठीक है, अलग से बुक होगी, राजनीति वाली बुक में देख लेना। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ कि भैया वहां पे सहेली भाषा बोलने वाले की ज्यादा आबादी है और वहां कुछ तमिल भी है। ठीक है, तमिलनाडु वाले तमिल भी हैं वहां पे और सहेली वाले भी हैं। तो सहेली वालों के पास जो है सत्ता दे दी, तो वहां पे गृह युद्ध हो गया था श्रीलंका में। ठीक है, क्या हो गया था? गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? गृह युद्ध। ठीक है, तो अब बेल्जियम ने इसको श्रीलंका से सीख के, श्रीलंका ने जो गलती करी वो इसने सोचा कि हमें ये गलती नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो देश है फैल जाएगा। बेटा पहले समझ लो, क्लास में पूरा जो समझा रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में देखते रहना, तुम फ्री हो के जब क्लास से फ्री हो जाओ फिर बाद में देखते रहना। ठीक है गोमती, फिर देखते रहना, पहले समझ लो जो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये निकल जाएगा, तुम पेज ही ढूंढती रहोगी। मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, विश्वास करो हमारा।
ये देखो बेटा, ये क्या है, देखो यहां पे है सत्ता की साझेदारी, अध्याय 1। इस वाली बुक में है, ये वाली बुक है तुम्हारी लोकतांत्रिक राजनीति, है क्या, इस वाली बुक में है, देखो दिखाई दिया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है सर ने कुछ भी उठाया और पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता बेटा, पूरा देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, देख लिया, देख लिया, नहीं देखा, अब पट जाओगे अगर किसी ने बोला कि नहीं है सर, घर पे आके मारेंगे अभी तुम्हें तुरंत ही। तो अब देखो, इतनी भाषा, इतनी चीज समझ में आई। पहले हमने बताया सत्ता, ठीक है, सत्ता की साझेदारी, फिर हमने बताया बेल्जियम की जातीय बनावट। यूरोप का एक देश है बेल्जियम, बेल्जियम में 59% जो है डच लोग हैं, 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा, और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा, ठीक है। हाँ, और इसके बाद 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये भाषाई विभाजन हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि बताओ भैया बेल्जियम में डच बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, सर 59% है। कितनी है, 59% है। कितनी है, 59%। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया बेल्जियम में जर्मन बोलने वालों की संख्या कितनी है, कितने परसेंट है, तो आप कहोगे सर 1% लोग बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलती हैं। और उसके बाद अगर बात करें कि भैया बताओ फ्रेंच भाषा वाले बोलने वाले लोगों की संख्या परसेंटेज में कितनी है, तो आप क्या कहोगे भैया 40%, ठीक है। अब देखो बेल्जियम की समझदारी देखो क्या, तो श्रीलंका वाली बात याद हो गई आपके लिए, श्रीलंका वाली बात याद हो गई होगी, ठीक है। अब जो है अपन बेल्जियम की समझदारी देखते हैं। तो बेल्जियम की समझदारी क्या रही, ऐसे भाषाई विविधताओं में कई बार क्या होते हैं, सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, झगड़ा हो जाता है। हाँ भैया विनय जी, परंतु ठीक है बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर खाना खाया है और दवाई खाए है, तो बार बार डकारें आ रही है ना। तो बेल्जियम ने क्या किया, एक नवीन शासन पद्धति अपनाई है, और वह शासन पद्धति क्या है, सत्ता की साझेदारी। वही शासन पद्धति जो है क्या है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। नमस्ते गौरव, ठीक है। सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को क्या कर लिया, दूर कर लिया, ठीक है। सभी को खुश कर दिया बेल्जियम ने। ऐसा नहीं कि भैया आज ये डच बोलने वाले ज्यादा हैं तो डच वालों के लिए शासन, ऐसा नहीं, सबकी हिस्सेदारी ले ली। कुल मिलाकर बात ये है, और यही शासन पद्धति जो क्या है, सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यही शासन पद्धति जो है क्या कहलाती है, सत्ता की साझेदारी कहलाती है, ठीक है। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें, ठीक है। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने बेल्जियम के लोगों ने एक ऐसी शासन पद्धति अपनाई कि भैया कोई भी इंसान को ऐसा ना लगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कि भैया हमारा कुछ नहीं है, हम बेगाने हैं, ठीक है। हाँ, हमारा कोई नहीं है, बेगाने हैं, तो ऐसा ना लगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक और हर प्रकार से उन्होंने सत्ता की क्या करी, साझेदारी करी, ठीक है। अभी हमने आपको श्रीलंका के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था, कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था। बताए थे कि नहीं बताए थे। अब सर गृह युद्ध क्या होता है, आप लोग ये बोलोगे सर गृह युद्ध क्या होता है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो बेटा गृह युद्ध वो युद्ध होता है जो किसी देश में उस देश के लोग आपस में लड़ने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है।
जैसे अब मान के चलो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो ये गृह युद्ध नहीं होगा, लेकिन एक समुदाय या जाति के लोग जो है अपने ही देश में लड़ने लगे एक दूसरे से, उसे अपन जो है गृह युद्ध कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइकों की संख्या बढ़ा दूं, ठीक है। तो अब देखते हैं श्रीलंका की देश समाज की बनावट, काय की बनावट? श्रीलंका देश की, ठीक है। श्रीलंका देश जो है वह जो है उसकी जातीय बनावट कैसी है, समाज की जातीय बनावट कैसी है? तो श्रीलंका आपको पता ही है एक कौन सा द्वीप है, देश, ये कौन सा देश है? द्वीपीय देश है, ठीक है। कौन सा देश है? द्वीपीय देश है। बेटा लाइक कर दो जो जिसने लाइक नहीं किया है, ठीक है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण तट से, ठीक है। केरल के आ साइड से कितना है? कुछ किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है केरल। हम अभी मैप में दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, ठीक है। इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़ के लगभग। कौन की आबादी की बात कर रहे हैं? श्रीलंका की। श्रीलंका की आबादी जो है कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात जितनी हरियाणा की है। हरियाणा अपना जो राज्य है, स्टेट है, उसके बराबर। बेल्जियम की भांति यहां भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं, ठीक है। बेल्जियम की भांति, जैसे बेल्जियम में डच रहते थे, फ्रेंच रहते थे, जर्मन रहते थे। कितने परसेंट थे डच? 59%। 40% कौन थे? 40% कौन थे? 40% थे फ्रेंच, और 1% कौन थे? जर्मन। ऐसे यहां पे 74% सहेली थे। देखो यहां पर जो है कई जातीय समूह के लोग रहते थे। देश की आबादी का 74% भाग सहेलियों का था। मतलब दबदबा किसका था? सहेलियों का था। आबादी किसकी ज्यादा थी? सहेलियों की। और जबकि 18% लोग तमिल थे। कितने परसेंट लोग तमिल थे? 18% लोग, ठीक है। कितने परसेंट लोग? 18%, ठीक है। और बाकी का अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है, ठीक है। तो 18 और ये 74, तो ये आ जाएगा भैया 92 के करीब, ठीक है। और यह जो है 8% लोग कौन कहलाए? यहां पे ईसाई, ईसाई कहलाए, और जो है मुसलमान कहलाए। 8% में दोनों आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया आपका? 74% ये, 18% ये तमिल, ठीक है। 74% भाग किसका है? सहेलियों का। तो क्या हुआ? देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग, देश के पूर्वी भागों में जो है तमिल लोग अलग हैं। पूरब की अगर बात करें, ईस्ट की बात करें, तो वहां पे तमिल लोगों का साथ जो है आबादी है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सहेली लोग बहुसंख्या में। अब यहां पे एक चीज और समझो, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। यहां पे 2 चीज आपको काम में आएगी। अल्पसंख्यक बहुत से आपको सुनने को मिलेंगे, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी आबादी कम हो। किसी देश में अल्पसंख्यक उन लोगों को कहा जाता है जिनकी आबादी कैसी हो? कम हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्पसंख्यक ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी आबादी कैसी हो? कम हो। लिख लेना अगर कहीं जगह हो तो। और बहुसंख्यक ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है देश में, ठीक है। तो हमारे भारत देश में किसकी आबादी ज्यादा है? हिंदू समाज की जो है आबादी ज्यादा है, ठीक है। और बाकी सब क्या आ जाएंगे? अल्पसंख्यक, ठीक है। तो सहेली लोग यहां पे बहुसंख्यक हैं, ठीक है। तो यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वो भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे। क्या हुआ? देखो जैसे बेल्जियम से सीख लेके अगर श्रीलंका जो है बेल्जियम की भांति अपने जातीय समुदाय में सबको बराबर रखने के लिए कोई हल निकाल लेता, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका में क्या किया गया? श्रीलंका में
बहुसंख्यक जो समुदाय था, बहुसंख्यक समुदाय कौन सा था? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा था, तो आप कहोगे सर श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा था? सिंहली था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयास किया। क्या किया? दूसरों पर थोपने, हम ज्यादा है, हमारी आवाज ज्यादा है, तो तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमारे यहाँ ज्यादा है, हम लोग ज्यादा है, हमारा समाज ज्यादा है, हमारे लोग की जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो किससे कहा? ईसाई और मुसलमानों से कहा। और किससे कहा? जो कौन लोग थे? अपने तमिल लोग थे, तमिलों से कहा। किसने कहा? सिंहलियों ने। ठीक है, तो अब भैया इससे क्या हुआ, वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। तमिल, ईसाई और ये लोग सभी लोग आपस में लड़ने लगे। ठीक है, सिंहली। ठीक है, अगर ये लोग सत्ता की साझेदारी करते तो आराम से काम बन जाता। अब बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद हमने, बहुसंख्यक आपको हमने समझा ही दिया। ठीक है, जैसे राष्ट्रवाद होता है वैसे ही बहुसंख्यकवाद होता है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हमने दोनों चीजें आपको समझा दी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों चीजें हमने आपको समझा दी हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका में जो है बहुसंख्यकवाद की। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का क्या रहा? बहुसंख्यकवाद का अर्थ है, बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? देखो, बहुसंख्यक समुदाय मन चाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बहुसंख्यकवाद का? कि जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, समुदाय है, वह जो है मनमाने तरीके से अपना शासन, अपनी सरकार चला सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके, और जो कम संख्या में है, कम संख्या में अल्पसंख्यक हैं, उनकी अवहेलना करके, उनकी बातें ना मान के, उनकी बातों को टाल के। तो ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा सोच रहा था श्रीलंका का बहुसंख्यक। ठीक है, जो बहुसंख्यक सिंहली थे, सिंहली लोग ऐसा सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि भैया हम इन लोगों को दबा देंगे और हमारा शासन जो है क्या करेंगे? चला लेंगे। सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। किसको दी गई? विश्वविद्यालयों में पढ़ने की छूट और सरकारी नौकरी करने की छूट किसको दी गई भैया? श्रीलंका में सिंहलियों को दी गई प्राथमिकता। ठीक है, पहले मतलब कौन आएगा? सिंहलियां आएंगी। जब इनकी भर जाएगा, बचा कुचा जो बचेगा, तो बाद में किसको मिलेगा? तमिलों को मिलेगा। तो सिंहलियों की भाषा, एकमात्र सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और देश की भाषा क्या घोषित कर दी? देश की भाषा क्या घोषित कर दी भैया? देश की भाषा उन्होंने घोषित कर दी सिंहली, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई, इनकी बेइज्जती हुई। ठीक है, तो 1956 में एक कानून पास किया गया। 1956 में क्या किया? एक कानून पास किया। किसने किया? श्रीलंका ने किया। किसने किया? श्रीलंका ने किया। तो सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु, ठीक है, सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता, मतलब सिंहली समुदाय जो है सर्वोच्च स्थान पर रहेगा, तो इसके लिए इन्होंने एक कानून भी बना लिया 1956 में। नए संविधान में क्या बताया गया? नए संविधान में यह प्रावधान किया गया, नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, जो सरकार है वह किसको? एक ही धर्म, बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण करेगी और बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ? ये लोग आपस में लड़ने लगे। अब हम बात करें हमारे इंडिया की। ठीक है, अब हम आते हैं कहां? हमारे इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। तो भारत में काय की साझेदारी? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसी है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, यहां के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, यहां के नागरिक क्या करते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? चुनते हैं। तो यहां पे कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, कैसी व्यवस्था है भैया? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई है? चलो भाई, यहां के नागरिक जो है सीधे मताधिकार के माध्यम से अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि
एक सरकार को चुनते हैं। पहले क्या होता है अपने यहाँ, जनता जो है एक प्रतिनिधि को चुनेगी। जनता किसे चुनेगी? एक प्रतिनिधि को जो है चुनेगी, ठीक है। फिर वह प्रतिनिधि किसको चुनेंगे? सरकार को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? सरकार को, ठीक है। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है, ठीक है। इस प्रकार से चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का मतलब जो दैनिक जीवन का अपना होता है, दैनिक जीवन का ये जो है दैनिक काल का अपना जो है ज्योति, पेज नंबर क्या है? ये वाली बुक उठाओ, लोकतांत्रिक राजनीति, और इसमें पहला ही चैप्टर है, ठीक है। पहला ही चैप्टर है इसमें, पेज नंबर 1 पर पहला ही चैप्टर है, ठीक है। ये है बुक, इस वाली बुक में है, ठीक है। ये वाली बुक है तुम्हारे पास, ये रखे हम बुक, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। चलो, तो रोजमर्रा का शासन कौन चलाती है? हमारी नई जो प्रतिनिधि सरकार को चुन रहे हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि जैसा बुक में पढ़ा रहे हैं तो वैसा नहीं रहेगा बेटा। ये शॉर्ट टाइम है, बुक का पढ़ाएंगे अगर तो बुक में कितने पेज हैं? बुक में बहुत ज्यादा पेज हैं। ये नोट्स से पढ़ा रहे हैं, हम बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बोर्ड से नोट्स से पढ़ा रहा है, ठीक है। देखो यहां पे जो पढ़ा रहे हैं वही तो है, बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ा रहे हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है, सारी चीजें हैं वही तो हैं यार, ठीक है। चल आगे बढ़े। तो अब देखो, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता मतलब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, या इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो सत्ता में जो है समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न नागरिक, विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। तो सबसे पहली बात ये रही कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, आखिर क्यों, क्या रीजन है इसका? तो देखो भैया, विभिन्न एक देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, और इनमें इन सभी को संतुष्ट करने के लिए, इन सभी का मन रखने के लिए जो है सत्ता की साझेदारी जरूरी है, सत्ता का बंटवारा जरूरी है। ये चीज हम पढ़ा चुके हैं कि सत्ता का बंटवारा क्या है, ठीक है। ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले से, सत्ता के बंटवारा क्या है ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले से। और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है तो ये हमने बता दी। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। और सत्ता के साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है, ठीक है। तो सत्ता की जो साझेदारी है वो इसलिए भी जरूरी है कि भैया जो पावरफुल समाज रहता है, पावरफुल समुदाय रहता है, वह जो है आतंकित मचा सकता है और बहुसंख्यक लोगों को क्या कर सकता है, अल्पसंख्यक लोगों को तबाह कर सकता है, उन्हें हानि पहुंचाता है।
लेकिन जब हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो उससे हमें भी हानि होती है, एक बात याद रखना। तो उसी के प्रकार से कहा गया है कि वह दूसरों को हानि तो पहुंचाएगा लेकिन बहुसंख्यक बात खुद को भी हानि पहुंचाएगा। और अगर हम सत्ता का बंटवारा कर लेंगे, सत्ता की शक्तियों का आपसी बंटवारा कह, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो है, उसके माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से बचा जा सकता है। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। लोगों की आवाज, जब आम जनता बोलती है तब वही लोकतंत्र की सरकार की नींव बनाती है। ठीक है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए, ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान करने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? अब आप लिखोगे सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। एक है समझदारी वाला कारण, एक है समझदारी वाला कारण और दूसरा है नैतिक कारण। ठीक है, कितने कारण हो गए? दो कारण सत्ता की साझेदारी के। पहला सत्ता एक समझदारी वाला, ठीक है, कि सत्ता का बंटवारा करेंगे इससे क्या ये हमारी समझदारी रहे, और दूसरा है नैतिक कारण। ठीक है, दो कारण हो गए, पहला, दूसरा कारण नैतिक कारण, पहला कारण सत्ता की साझेदारी का। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना, और दूसरा कारण है सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना, उसको अमर रखना। अब देखो भैया, सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार से की जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आईएमपी पॉइंट है, इसमें आईएमपी लगा लेना कि सत्ता की साझेदारी का बंटवारा कितने प्रकार से किया जाता है, कितने रूपों में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से। सत्ता का बंटवारा जो है तीन प्रकार से होता है। पहला विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका हो गया और तीसरा जो है न्यायपालिका हो गया। इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के बंटवारों को क्षैतिज बंटवारा कह सकते हैं। क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज बंटवारा है। हमारी सत्ता का कैसा बंटवारा है? क्षैतिज बंटवारा है। अगर ये चीज ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप बता सकते हो कि हमारी शक्तियों का कितने अंगों में बंटवारा है? तीन अंगों में बंटवारा है। ठीक है, चलो, शासन के लिए विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन के किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति ना हो। यह विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये हो जाता है किसी के लिए कम या ज्यादा शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। सत्ता का उपयोग कौन करती है? कार्यपालिका। लेकिन यह संसद के अधीन होती है। यह किसके अधीन होती है? संसद के अधीन होती है। ठीक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो कार्यपालिका किसके अंतर्गत आएगी? संसद के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? संसद के। संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी। संसद क्या करेगी भैया? कानून बनाएगी। ठीक है, लेकिन संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उसे संसद को लोगों को जवाब देना होता है। ठीक है, जनता को। न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है। ठीक है, न्यायपालिका किन दोनों से स्वतंत्र होती है? इन दोनों से स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका से और विधायिका से। ठीक है, स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका काम होता है यह देखना कि विधायिका और कार्यपालिका सभी नियमों का सही ढंग से पालन कर रही हैं या नहीं। मतलब दोनों में झगड़ा होगा तो कौन सुलझाएगा?
न्यायपालिका सुलझाएगी। अगर ये दोनों ऊटपटांग चलेंगे तो कौन जवाब देगी, कौन आपको कौन का आवाज कौन उठाएगी, न्यायपालिका। ठीक है, अब देखो सत्ता का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। ठीक है, भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए यह जरूरी होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, तो अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में विकेंद्रीकरण को समझाइए, भारत में विकेंद्रीकरण को समझाइए। ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण को समझाइए। आइए समझते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण, भारत सरकार को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, भारत सरकार को दो मुख्य स्तरों में बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। ठीक है, गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जो है जिम्मेदारी किस पे होती है, राज्य सरकार पर होती है, और राष्ट्र की जिम्मेदारी किस पे होती है, केंद्र सरकार पे होती है। जो साझा लिस्ट में रहते हैं, जिन पर राज्य और केंद्र सरकारें दोनों अधिकारी होती हैं। ठीक है, तो इनकी लिस्ट होती है, क्या क्या आपके केंद्र में आएगा, क्या क्या साझा लिस्ट होती है। ठीक है, और राज्य की। ठीक है, हाँ, तो सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। भारत की विविधताओं से भरा देश है, भारत जो है विविधताओं से भरा देश है, और कहा जाता है कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता। ठीक है, तो विविधता में एकता है, हमारे यहाँ हर समुदाय जाति के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक सामाजिक, भाषाई और जातीय समूह हैं, इन विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है ताकि सरकारी तंत्र में उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय, अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरी में हमारे यहाँ क्या है, आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, ताकि सरकार का सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाया जा सके और किसी को जो है परेशानी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति ना हो। आप लोग बात समझ गए होंगे, बहुत समझदार। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दबाव में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के दबाव में दबाव समूहों की भी सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा जो है, सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच होता है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को शासन करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच होता है। अपने है कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, सपा है, आमजन पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिली होगी, उसके लिए उसके पास क्या होगा, सत्ता का पावर रहेगा। ठीक है, वह शासन करेगी। बची हुई पार्टियां विपक्ष का निर्माण करती हैं, और जो बची हुई पार्टी होती हैं विपक्ष का काम करती हैं। ठीक है, विपक्ष का काम होता है यह सुनिश्चित करना कि सत्तारूढ़ पार्टी लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे। अब यह जिम्मेदारी बनती है किसकी, विपक्ष की, कि यह सुनिश्चित करे कि जो सरकार जो शासन चला रही है, विपक्ष यह देखेगा कि ये लोग जो हैं सही ढंग से काम करें, लोगों के हित में काम करें। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष बनते हैं, और यह राजनीतिक पार्टियों 6 के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। राजनीतिक पार्टियों के अलावा देश में कई दबाव समूह होते हैं। उदाहरण के लिए एसोचैम, छात्र संगठन, ठीक है, मजदूर यूनियन आदि। ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारक अंगों के भाग बनते हैं। इस तरह से दबाव समूहों के बीच भी सत्ता की साझेदारी मिलती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सत्ता की साझेदारी क्या होती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बने तो आप लोग यहां से कर लोगे। कोई डाउट एंड कोई क्वारी हो तो जल्दी से आप बता दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दो। जल्दी जल्दी से बता दो भैया। नहीं बेटा, खत्म हो गया है चैप्टर। इतना ही चैप्टर था, सत्ता की साझेदारी। जिसने नहीं पढ़ा है
तो पढ़ लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना, इसको एक बार और देख लेना, ठीक है। और जो भी डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप में पूछ लेना। और कल से जो है एप्लीकेशन पर क्लास जो है लगेगी, आपकी एप्लीकेशन पर क्लास लगेगी 7:30 बजे से, ठीक है। कल एप्लीकेशन पर क्लास लगेगी, ठीक है। सर आप विज्ञान कब पढ़ाएंगे? विज्ञान पढ़ाएंगे बेटा, कल से पढ़ा देंगे, ठीक है। 4 चैप्टर हो गए ना विज्ञान के, 4 चैप्टर हो गए, हाँ जी बिल्कुल, विज्ञान के 4 चैप्टर हो गए हैं, इंग्लिश में 3 हो गए हैं, गणित में 5 हो गए हैं, ठीक है। देखो भाई कितना कहाँ हो गया है, गणित में 5 चैप्टर हो गए हैं, इंग्लिश में 4, साइंस में 4, गणित में 5, इंग्लिश में 4, साइंस में 4, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में 3, सामाजिक विज्ञान में 3, ठीक है, एसएसटी में 3। और इसके बाद में आपका हिंदी का 2 चैप्टर हो गया है, हिंदी का 2, ठीक है, हिंदी का 2 चैप्टर हो गया है। गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, 5, 4, 4, 3, हिंदी के 2। रह गई संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। और क्या रह गई आपकी? आईटी, ठीक है, जो आईटी वाले स्टूडेंट हैं उनकी आईटी रह गई है। और संस्कृत के बाद क्या रह जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और कुछ नहीं रह गया है। अब सुनो भैया, संस्कृत की अपन जो है एग्जाम वाली सीरीज चलाएंगे, ठीक है, संस्कृत की एग्जाम वाली सीरीज चलाएंगे, एग्जाम सीरीज, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन और आईएमपी गद्यांश पद्यांश सब चीजें केवल और केवल काय के लिए पढ़ेंगे? संस्कृत पेपर के लिए पढ़ेंगे, संस्कृत काय के लिए पढ़ेंगे? केवल और केवल पेपर के लिए पढ़ेंगे। और आईटी भी जितने बच्चों का है वो भी सिर्फ काय के लिए पढ़ेंगे? पेपर के लिए पढ़ेंगे। आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश, साइंस में मैथ और एसएसटी, ये टॉपिक हम डीपली पढ़ेंगे। बोलो यस और नो, बोलो सही है या गलत? ये टॉपिक केवल एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, तो इनको जो है शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन। कैसा पढ़ेंगे? शॉर्ट में, शॉर्ट टाइम। और ये जो है अपन ये जो है इनको ठीक से पढ़ेंगे, अच्छे से, ठीक है। तो इतना पढ़ चुके हैं, 5, 6 गणित स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या दिक्कत है राखी बताओ? ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद।